हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद और आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल से। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था टेंस के बारे में और इंग्लिश में भी आपको बताया था कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं टेंस को, ठीक है। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको पूरा का पूरा आप देखें, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसे देखकर ही आप इसको अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि आपको जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी टेंस के ऊपर उसको बहुत अच्छे से देखें। उसमें मैंने आपको प्रोनाउन चार्ट भी समझाया था, किस तरीके से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो को आप देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आप लोगों को आगे की जितनी भी वीडियो हैं आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, सबसे पहले हम बात करें हिंदी में कि किसी भी वर्ब में, मैंने आपको कल बताया था कि वर्ब क्या होती है, एक्शन, खाना पीना नहाना धोना, ये सारी हमारी एक्शन है। किसी भी एक्शन में यदि आपको लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये अगर किसी भी एक्शन किसी भी वर्ब में लास्ट में जुड़ा होता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में। वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करते हैं अफर्मेटिव की कि सबसे पहले यदि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस का यूज़ करना है। इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। यदि यही सब्जेक्ट आपका कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब एस या एस का यूज़ नहीं करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, बहुत अच्छे से, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, उसको वॉच करें, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करना अच्छा नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ऑरली बता देता हूँ कि ही, शी, इट, दिस, दैट, somebody, someone, no one, nobody, everyone, everybody, ये सारे सिंगुलर होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे, these, those, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। वन नेम, दीपक, राहुल, अनिल, ये सिंगुलर हो गया। राहुल एंड दीपक एंड से जुड़े हैं तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है। पिछली वीडियो को आप देखें, उसमें आपको ये दिया हुआ है। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, इस प्लूरल सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ही इंग्लिश, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिया मैंने स्पीक और स्पीक्स, ठीक, स्पीक और स्पीक्स। तो आपने देखा कि ही कौन है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर का मतलब क्या होता है, देखिए एस फॉर सिंगुलर। तो कभी भी सिंगुलर के साथ कौन आएगा, जिसमें एस या ई एस जुड़ा होगा। तो आपने देखा ही सिंगुलर है तो एस किस में, स्पीक्स में, तो क्या हो जाएगा हमारा स्पीक्स, ठीक है। दोबारा देखें, शी, अस, हिंदी, ये दिया है आपको टीच और लिखा है टीचेस। तो आपने देखा शी कौन है, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एस, तो क्या आएगा, शी टीचेस अस हिंदी। मैंने बोला वी डैश टू टेम्पल डेली, आपने देखा यहां पर कि वी टू टेम्पल डेली, वी कौन, प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या होता है, विदाउट एस या ई एस, तो गोज नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, को। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा, ठीक है। अगर आप लोग बात करें, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स कितने आते हैं उसके लिए कि सर हिंदी में भी बताओ, तो मैं आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट करूंगा। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि सर एग्जाम में हिंदी से इंग्लिश नहीं आते, इसलिए आप हिंदी मत बताओ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ऐसा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगेगा
कि सर हमें हिंदी में भी इसको समझाओ, सेंटेंस को एक्सप्लेन करो, हिंदी में भी इसको समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करवाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। अगर आपके कमेंट्स आते हैं और आप मुझे बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी से इंग्लिश कवर कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ही इंग्लिश स्पीक या स्पीक्स, क्लियर है। अभी हम देख रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस टेंस पे पूछे जाते हैं। तो पहला आपको क्लियर हो गया, अभी तो बहुत सिंपल है। तो आपने देखा सिंगुलर है तो ऐसे ईएस आता है सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल है तो नहीं आता, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब लोग। अब देखिए, एक एक चीज को नोट करते चले या स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई, ये ध्यान रखना। हो गया अफर्मेटिव। अब देखें नेगेटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा आपका डज, नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट मतलब एस वाला सिंगुलर के साथ। यदि आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका क्या आएगा, डू नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब देखिए, जैसे एग्जाम में आपको आया कि राहुल डैश नॉट स्टडी, अब यहां लिखा है आपको डू या डज, तो आपने देखा राहुल कौन है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ कौन आता है, डज, तो सिंगुलर के साथ एस वाला आएगा। मैंने बोला वी नॉट प्ले हॉकी, आपको दिया है डू या डज, ठीक है। वी नॉट प्ले हॉकी तो क्या दिया है, डू या डज, तो क्या आएगा डू, क्योंकि वी कौन है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आता है डू और सिंगुलर के साथ क्या आता है डज, और डू या डज का यूज हम नेगेटिव में जनरली करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इतना आपको सभी को समझ में आ गया नेगेटिव, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव। अब देखिए भाई इंटरोगेटिव क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और इसका रिप्लाई हमेशा क्या होता है, यस या नो। तो इसमें डू या डज जो होता है हमारा वो कहाँ आएगा आगे, यदि डज है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या आएगा डज, और यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें आपको आगे क्या मिलेगा, डू। इसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए जैसे मैंने लिखा यू टेक टी, तो आप लोगों ने देखा यू कौन है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पर डू। यहाँ लिखा है ही टेक टी, अब आप लोगों ने देखा ही, तो ही कौन है हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आएगा आगे डज। इज दिस क्लियर। तो डू या डज आपको समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। अब यदि आपको इसी में इंटरोगेटिव निगेटिव दिया जाता है, कैसा दिया जाता है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यदि आपको इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है तो आपको कुछ नहीं करना, या तो यहाँ डजंट या डोंट, शॉर्ट में आप डजंट या डोंट का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आपको इस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, नॉट का, ठीक है। या तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं, यहां नहीं लिख सकते आप डज नॉट या डू नॉट, यहां पर आप शॉर्ट में लिखेंगे डजंट या डोंट, और या फिर आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। अब आया ऑप्शन आपको यू हेल्प हिम, अब ऑप्शन में दिया डोंट या डजंट, तो आप लोगों ने देखा कि यू है, यू कौन होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आता है डू, तो क्या आएगा यहाँ पे डोंट यू हेल्प हिम, ठीक है। आपको लिखा है शी डज, सॉरी आई एम सॉरी, शी नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक। अब यहां लिखा है शी नॉट प्ले फुटबॉल, ओके गाइस। तो आपने देखा शी कौन है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आता है डज, तो क्या आएगा डज। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया गया है, मैंने बोला था शॉर्ट में यूज़ करते हैं तो यहीं लगा सकते थे डजंट, जैसे मैंने यहाँ लगाया डोंट यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डू यू नॉट। तो ये क्या हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। तो मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंटरोगेटिव बता दिया, ठीक है। इसी तरह जब हम WH वर्ड बनाते हैं तो WH वर्ड में आप लोग क्या करेंगे, WH वर्ड में सबसे पहले आप WH वर्ड को रखेंगे, इसके बाद आप डज या डू का यूज़ करेंगे, देन फिर
सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल जो भी है उसके अकॉर्डिंग डू या डज आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है जैसे आपको आया कि वाई शी प्ले फुटबॉल, तो हमें हेल्पिंग वर्ब, मैंने बोला ना कि दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। आपने देखा शी है तो शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, डज, ठीक है। मैंने बोला अब आपने देखा यू है तो यू के साथ क्या आता है, डू, तो क्या आएगा, वाई डू यू गो देयर डेली। इसी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर सकते हैं आप लोग, वाई डज शी नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं वाई डू यू नॉट गो देयर डेली, ओके। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं वाई डजंट शी प्ले फुटबॉल, या वाई डोंट यू गो देयर। शॉर्ट में आप डजंट या डोंट का यूज कर सकते हैं, डज नॉट साथ में नहीं लिख सकते, केवल वो आपको नेगेटिव में ही लिखना है, डज नॉट साथ में या डू नॉट साथ में। लेकिन इंटेरोगेटिव या WH में अगर आपको नेगेटिव क्वेश्चंस बनाना है तो आप या तो शॉर्ट में डजंट या डोंट करें या सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करें, ओके दोस्तों, इतना क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, WH वर्ड्स। अब इसी में मैं आप लोगों को बताता हूं कि यदि आपको हु वाला आता है तो ध्यान रखना कि हु वाली WH वर्ड में क्या होता है, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस का यूज़ करना और इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट। हु वाली में हम डू या डज का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट वी कांट यूज़ डू एंड डज, ओके। तो हु वाले में आपको सब्जेक्ट होता नहीं है, जैसे आया हु स्पीक और स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिखा है हु स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश, तो आप लोगों ने देखा कि हु जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो क्या आएगा, हु स्पीक्स इंग्लिश, इसमें डू या डज का यूज़ नहीं करते, ओके। इतना सभी को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे स्ट्रक्चर बता दिए, ठीक है ना। अब हम ओवरऑल इसका जो पूरा निचोड़ है उस पर आते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई एस आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को बताया। नेगेटिव बनाती है तो डज या डू आता है, तो ये ओवरऑल इसका निचोड़ है, ठीक, कि नेगेटिव में डू या डज के साथ या इंटरोगेटिव में डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। हमारे चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, तो टाइम की बहुत बड़ी भूमिका है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, पहले वो समझे कि यदि आप वर्तमान की आदत को बताते हैं, किसको बताते हैं, वर्तमान की आदत को, हैबिट ऑफ प्रेजेंट, तो ये आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कभी भी आपको वर्तमान की आदत बताना है तो आपको या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस का यूज़ करना है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आता है तो उसके लिए हम डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना भाई। ठीक, अब देखिए ध्यान से जरा, हैबिट ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान की कोई भी आदत को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे आपने बोला सर मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, हम सुबह सुबह 6 बजे उठते हैं, हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं, हम 6 बजे पढ़ते हैं, हम रात में टीवी देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हैबिट को बता रहा है। आपने बोला सर मैं अक्सर लूडो खेलता हूँ, मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ, मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो ये सारे जो आप बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, आप आपकी आदत को बता रहे हैं। तो हैबिट ऑफ प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में, जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे कि आपको मिल गया हार्डली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट फैक्टर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, seldom, never, sometimes, ठीक है। हार्डली, रेयरली, स्कर्सली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ठीक। इसके बाद ऑफन, ठीक, हार्डली, रेयरली, स्कर्सली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, ठीक। नॉर्मली, ठीक।
ठीक है, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ठीक। तो यदि आपको ये वर्ड मिलते हैं हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर, जनरली, ओकेशनली, ठीक है, डेली या एवरी डे, ठीक है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक, etc। यदि आपको ये सारे वर्ड मिलते हैं, ईच और एवरी के साथ कोई टाइम मिलता है, तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। और भी लिख सकते हैं ऑलवेज, है ना, ये सारे एडवर्ब, ठीक है। तो हार्डली, रेयरली, स्कर्सली, सेल्डम, नेवर, समटाइम, ऑफन, जनरली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये वर्ड आपको कभी भी मिल जाएं, ठीक। तो आपको कौन सा यूज़ करना है? ध्यान रख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अच्छे से इनको जरूर याद करें कि ये कौन सी टेंस के एडवर्ब हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को सभी को समझ में आ गया कि ये वर्ड आपको कभी भी मिले तो कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है कि कभी भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी मिलता है तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनिट। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है फिक्स प्लानिंग ऑफ फ्यूचर, कि कभी भी फ्यूचर की फिक्स प्लानिंग दी हो तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट है कि यदि आपको कोई भी कंजंक्शन, इसको आप नोट बना के लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक एक पॉइंट को नहीं समझ में आए मेरे से बार बार पूछना, वीडियो को बार बार देखते रहना। कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन है जैसे कि इफ, अनलेस, ठीक है, एज सून एज, व्हेन, अगर आपको कोई भी कंजंक्शन है और इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किसी भी कंजंक्शन से, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस यदि कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है और फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो जिस सेंटेंस में कंजंक्शन आती है वो प्रेजेंट में होता है और सेकंड वाला जो इससे कनेक्ट होता है वो किस में होता है? फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है ना। अभी देखेंगे अपन लोग एग्जाम्पल कैसे इसके सारे, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं ना इसको बोर्ड से साफ करूंगा, पहले रूल पे बताऊंगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया होगा, देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, पहला ये वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे आता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक। एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये वर्ड कभी भी दिखे तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे मैंने लिखा कि शी, ठीक है, शी हार्डली अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको MPSI में कैसे आते हैं, कोर्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेनोग्राफर में कैसे आते हैं, CGL में कैसे आते हैं, CHSL में कैसे आते हैं, दिल्ली पुलिस का जो CPO का एग्जाम्स होता है उसमें कैसे आते हैं, सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा और उनके सेट पेपर भी करेंगे। पर जब करेंगे जब आप लोगों को हमें सपोर्ट मिलेगा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, देखेंगे, तब तो कम से कम लगेगा कि हाँ यार कुछ अच्छा करा जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, शी हार्डली टू मी इन द क्लास। अब आपको पेपर में ऑप्शन आया, पहला टॉक, सेकेंड इज टॉक्स, थर्ड इज टॉक्ड और नेक्स्ट आया इज टॉकिंग। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको वर्ड याद होना चाहिए कि सर ने बताया था हार्डली का आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने देखा सी कौन है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस या ईएस है तो क्या आएगा यहाँ पे? शी हार्डली टॉक्स टू मी इन द क्लास। इज दिस क्लियर? वंस अगेन मैंने बोला माई फादर ऑलवेज मी इन प्रॉब्लम। ओके गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है ऑलवेज। अब मैंने ऑप्शन लिखा है यहाँ पे हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड और इज हेल्पिंग। तो अब आप लोगों ने देखा कि ऑलवेज दिया है, तो ऑलवेज कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। अब आपको सब्जेक्ट है फादर, तो फादर कौन है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है तो क्या आएगा? माई फादर ऑलवेज हेल्प्स मी इन प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंगुलर सब्जेक्ट तो मेन वर्ब में क्या लगाया हमने? एस या ईएस का यूज़ किया। इतना सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल्स और बताता हूँ, ठीक है ना। फिर अपन सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर
यू नेवर मी, ठीक है, लिखा है यहाँ पे हर्ट, हर्ट्स, ठीक, हर्टेड और आर हर्टिंग। तो अब आप लोगों ने देखा कि नेवर दिया है, नेवर कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमें याद रखना है नेवर कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट यू कौन, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे यस यूज नहीं करना, तो क्या आएगा, यू नेवर हर्ट मी। समझ में आया सभी को अच्छी तरह, ठीक है। तो ये वर्ड आपको कभी भी दिए तो आपको ये यूज़ करना है। और देखते हैं, मैंने बोला माई ग्रैंड पेरेंट्स टू टेम्पल डेली। अब देखिए ग्रैंड पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, मम्मी पापा, और ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया, दादा दादी। तो ये कौन है, प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो क्या आएगा हमारा, एस या एस। तो अब आपको ऑप्शन दिया है गो, सेकंड दिया है गोस, थर्ड दिया है वेंट, एंड फोर्थ दिया है आर गोइंग। तो आप लोगों ने देखा कि भाई माई ग्रैंड पेरेंट्स टू टेम्पल डेली, डेली कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो क्या आएगा यहाँ पे, गो गोस वेंट। तो आपने देखा ये कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पेरेंट्स कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, तो क्या आएगा, माई ग्रैंड पेरेंट्स गो टू टेम्पल डेली, मेरे दादा दादी रोज मंदिर जाते हैं। इतना अच्छी तरह सभी को समझ में आया, फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ। कोई दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बताएं जो भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना, ध्यान रखें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। कभी भी किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल फैक्ट आता है तो उसे आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे कि आपको लिखा है कि द सन डैश इन द ईस्ट, ठीक, द सन इन द ईस्ट। ऑप्शन आपको आया राइज, राइजेस, रोज एंड राइजन। ओके गाइस, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आप लोगों ने देखा कि द सन इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट प्रेजेंट में आते हैं तो क्या आएगा, एस या एस। और याद रखना यूनिवर्सल फैक्ट में जनरली सिंगुलर सब्जेक्ट ही होंगे और वर्ब में एस या एस का ही यूज़ करना है। यदि इनकेस आपको मेन वर्ब नहीं होगी तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, एज। ध्यान रखना क्या यूज़ करना है, एज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन दिया आपको मैंने बॉयल, सेकंड इज बॉइल्स, थर्ड इज बॉइल्ड, ठीक है, और नेक्स्ट इज बॉइलिंग। ओके गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो क्या आएगा, बॉइल्स, ठीक। अब इसी की जगह होता है वाटर डैश लिक्विड, दिया है इज, एम, आर, वॉज। तो ये यूनिवर्सल है कि पानी तरल होता है तो क्या आएगा, इज। जब आपकी मेन वर्ब नहीं होती है तो इज एम आर या वॉज वन, इनको हम टू बी वर्ब भी बोलते हैं। तो टू बी वर्ब का यूज़ करते हैं और टू बी वर्ब में प्रेजेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वाटर इज लिक्विड। इतना क्लियर है, सभी को अच्छी तरह समझ में आया। तो यूनिवर्सल फैक्ट में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या इसका यूज़ करना है या इसका यूज़ करना है। जहाँ पर मेन वर्ब नहीं है वहाँ इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 and 2 डैश 4। आप लोगों के सामने लिखा है कि मेक एंड मेक। तो आप लोगों ने लिखा कि 2 और 2 4 होते हैं तो क्या आएगा, मेक्स, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी को मैं लिख दूं 2 and 2 डैश 4। अब लिखा है इज और आर तो क्या आएगा, 2 and 2 is 4, ठीक है। कभी कभी ये कंट्रोवर्शियल मैटर भी बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 and 2 तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेक आना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी भी हम मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं तो उसमें आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है, ठीक है ना। आ गया समझ में, कभी भी मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करेंगे तो आपको किसका यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब्स का, ठीक है। तो इसीलिए क्या आएगा, मेक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, इज, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। तो दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, चलिए नोट डाउन कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, यूनिवर्सल फैक्ट की, ठीक है। तीसरा मैंने आप लोगों को लिखा था कि फिक्स प्लानिंग ऑफ फ्यूचर। कभी भी फ्यूचर की फिक्स प्लानिंग है उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। जैसे लिखा है कि मैंने लिखा कि द प्राइम मिनिस्टर
द पीएम ऑफ इंडिया हियर बाय 8 o'clock, ठीक है, टुमारो। अब यह लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर 8 बजे तक कल पहुँचेंगे। तो कल की बात मतलब क्या होगी, फ्यूचर, लेकिन ये फिक्स प्लानिंग है, ठीक है ना। तो फिक्स प्लानिंग है। अब आपको ऑप्शन दिया है, मान लीजिए लिखा है कम या रीच लिख लेते हैं हम लोग, रीच्ड, और ऑप्शन दिया है वॉज रीचिंग। तो आप सभी ने देखा कि क्या हो गई, फ्यूचर की फिक्स प्लानिंग हो गई। फ्यूचर की फिक्स प्लानिंग के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, सिंगुलर तो क्या आएगा, एचएस। आ गया समझ में, ठीक है। ठीक, द स्कूल डैश इन जुलाई, आपको ऑप्शन दिया रीओपन, ठीक है, और रीओपनिंग। अब आपको इस तरीके से दिया है, तो द स्कूल इन जुलाई, तो क्या आएगा, स्कूल कौन है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। फ्यूचर की फिक्स प्लानिंग है कि स्कूल जुलाई में दोबारा से क्या होंगे, ओपन होंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, रीओपन्स। आ गया सभी को समझ में, ये वाला क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये था हमारा यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला, ठीक है। देखिए जैसे आपको आया कि इफ यू, मैंने आपको बताया कंजक्शन वेस्ट, ठीक है ना, इफ, अनलेस, व्हेन, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, ये सारी क्या है, कंजक्शन। यदि कोई सेंटेंस कंजक्शन से कनेक्ट और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि 2 सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखे जाते हैं। पहली चीज़ याद रखें, जिसके आगे कंजक्शन आती है वो टेंस आपको हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, और उसके साथ जो कनेक्टिंग होता है उसे हम किस में यूज़ करते हैं, सेकंड वाला जो कनेक्टिंग होता है वो फ्यूचर में यूज़ करते हैं। जिसके आगे कंजक्शन होती है उसे हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है। कई बार एरर भी आता है, ध्यान रखो। जैसे मैंने लिखा कि इफ़ यू विल टीच मी, आई विल या शैल जो भी है पास। अब लिखा है कि यदि तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं पास हो जाऊंगा। अब इसमें एरर देखना है, तो कंजक्शन यहाँ लगी है, जिसके आगे कंजक्शन आती है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं होता। तो क्या बनेगा, इफ़ यू टीच मी आई विल पास, यदि तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा व्हेन द ट्रेन विल कम आई विल बी देयर, या आई शैल बी देयर, कुछ भी। व्हेन द ट्रेन विल कम, जब ट्रेन आएगी मैं वहां पर होऊंगा या वहां पहुंच जाऊंगा। तो व्हेन द ट्रेन विल कम, अब कंजक्शन इसके आगे आ रही है तो ये विल कम की जगह यहां पर क्या आएगा, व्हेन द ट्रेन कम्स। आपको हमेशा कौन सी टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके आगे कंजक्शन आती है। टू सेंटेंस आर नॉट यूज्ड इन द फ्यूचर टेंस, ठीक है, whenever the sentence are joined with the conjunction, ठीक है। जब भी इन्हें कंजक्शन से जोड़ेंगे तो दोनों कभी फ्यूचर में यूज नहीं किए जाते, ठीक। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा कि इफ इट विल रेन द क्रॉप्स विल बी गुड। जैसे मैंने बोला कि यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो आप लोगों ने देखा ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। अब आपको देखना है कि कौन सा प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लास्ट 5 मिनट, ठीक है। तो आपको कौन सा प्रेजेंट में करना है, तो कंजक्शन इसके आगे, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, रेन्स, ठीक है। यहां पर ये भी हट जाएगा, इफ इट रेन्स द क्रॉप्स विल बी गुड। क्लियर। नेक्स्ट जिसके आगे कंजक्शन, ये नहीं कि आगे वाला आपने प्रेजेंट में कर दिया, पीछे वाला फ्यूचर में। कंजक्शन जिसके आगे है वो प्रेजेंट में आएगा, यहां इसके आगे थी। अभी मैं घुमा के भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा कि आई शैल गिव यू मनी when you will come here। अब आपको ये सेंटेंस दिया कि आई शैल गिव यू मनी व्हेन यू विल कम हियर। तो आपने देखा कि भाई इसके आगे कंजक्शन है, नहीं है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। कभी भी 2 टेंस फ्यूचर में दिखे तो वहीं पर आपको देखना है, तो ये फ्यूचर है, वो फ्यूचर है, लेकिन आपको देखना है कि ये प्रेजेंट में जाएगा या ये। तो कंजक्शन इसके आगे नहीं है, किसके आगे, इसके आगे। तो मतलब ये है हमारा व्हेन यू विल कम हियर, तो इसीलिए ये हमारा जो है, ठीक है, क्या आएगा, व्हेन यू कम।
ठीक। जिसके आगे कंजक्शन आती है उसे हम सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जिसके आगे कंजक्शन नहीं आती वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये आपका कौन सा क्लॉज हो गया, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे ये कौन हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये कौन सा हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। तो वो क्लॉज का चैप्टर है, थोड़ा सा डीपली हो जाएगा, तो उसमें अपन क्लॉज पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक। इतना सभी को समझ में आया। अभी के लिए इतना याद रखो, जिसके आगे कंजक्शन आती है वो प्रेजेंट में ही होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। दो सेंटेंस कभी भी हम फ्यूचर की जब भी बात कर रहे होंगे। तो ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एक तो एग्जाम में आता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें से आपको करना है। एक आता है आपको करेक्ट द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दो चारों में से जो सही है। और एक आता है आपको फाइंड आउट द एरर। तो देख लेते हैं हम तीनों। जैसे मैंने लिखा पहला, शी ऑलवेज हिंदी एट होम, ओके। अब ये दिया है। अब आपको ऐसे एग्जाम में आया, मोस्टली आप देखेंगे कोर्ट के एग्जाम्स में, एसआई के एग्जाम्स में जनरली आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और एसएससी स्टेनोग्राफर में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं, तो वो इस पर भी डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को दिखा शी ऑलवेज आस्क्स हिंदी एट होम। अब ऑप्शन दिया पहला हमें, ए ऑप्शन टीच, बी ऑप्शन दिया है आपको टीचेस, सी ऑप्शन दिया है आपको थॉट, और डी ऑप्शन दिया है आपको इज टीचिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि ऑलवेज दिया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑलवेज कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या ऐसे यस, तो ये दो तो वैसे ही गए। अब आपने देखा टीच और टीचेस, तो टीचेस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, टीचेस। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, क्लियर। सेकेंड, अब आपको इसी तरह एरर आ जाता है, जैसे लिखा है कि एज सून एज यू विल go there, comma, he will meet you, ठीक है। अब आपको इस तरीके से आ गया ए पार्ट, यहाँ लिख दिया बी पार्ट, ठीक है, यहाँ लिख दिया सी पार्ट, और नो एरर डी पार्ट, ठीक है। देखिए क्या है, एसएससी के जो जनरली एग्जाम्स होते हैं या व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको 4 ही ऑप्शन दे रखते हैं, ABCD, ठीक है ना। बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरली आपको 5 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है ना। पर ये कोई सर्टेन नहीं है, जनरली एसएससी में 4 ऑप्शन देते हैं, बाकी आजकल व्यापम में भी 5 ऑप्शन देने लगे हैं। तो हमें ऑप्शंस कोई मतलब नहीं, 5 नहीं, अगर 10 भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो अच्छे समझना है कि कंजक्शन के साथ फ्यूचर दिया है, यहाँ फ्यूचर दिया है, दो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं आती, जिसके आगे कंजक्शन आती है वही हमें प्रेजेंट में चेंज करना है। तो क्या इसके आगे कंजक्शन है, नहीं, किसके आगे है, इसके आगे। जैसे ही तुम वहाँ जाओगे वह तुम्हें मिलेगा, तो इसीलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, एज सून एज यू गो देयर। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ, ए पार्ट में, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरे तरीके से जो पूछा जाता है वो लिखा आता है कि चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन जो भी है आपको लिखा है यहाँ पे, या चूज द करेक्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब आपको लिखा है कि पहला, he sometimes go to temple, ठीक है, he sometimes go to temple पहला। बी दिया है आपको, he sometimes goes to temple, ठीक है। तीसरा आपको दिया है कि he sometimes is going to temple, और लास्ट आपको दिया है he sometimes went to temple, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से देखें, आपको ये 4 दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है, ठीक है। आपको दिखना है कि लिखा है समटाइम्स, समटाइम्स कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब फर्स्ट फॉर्म या ऐसे या यस, तो ये दो हैं। इसमें कौन है, इज गोइंग, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें सेकंड फॉर्म दिए तो ये भी हमारा गलत हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब ये 2 में आपको मैंने बताया सब्जेक्ट को देखना है, ही कौन है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या था, ऐसे यस, तो ये भी गलत हुआ। कौन सा हो गया, सी, क्लियर। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट जो है वो अवेलेबल कराऊंगा। बार बार बोल रहा हूँ कि इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करें, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं
ऑप्शन जो क्वेश्चंस पेपर है वो सॉल्व कराऊंगा। वीडियो में तो आपको देखिए जहाँ तक हो सकते हैं 10, 20, 25, 30 क्वेश्चंस में कराऊंगा। बाकी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर के लिए इस पर आप कर सकते हैं, नंबर पे मेरे को कांटेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और उतना ज़्यादा मोटिवेशनल मिलने के बाद हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रयास यही है कि अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए किया जाए इस लॉकडाउन पीरियड में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, आपको इसके आगे मैं पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को इसके पहले जो वीडियो है उसको बहुत अच्छी तरीके से वॉच करना है, देखना है, और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप देखें, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ओके।